फ्रेंड्स नमस्कार। आप में से बहुत सारे आयुर्वेद चिकित्सक बार बार आग्रह करते हैं कि हम धातु क्षय और उससे पैदा होने वाले रोगों के उपचार के बारे में बात करें। आइए आज वही करते हैं। धातु क्षय का मतलब क्या है? धातु क्षय के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। उसका जो सिग्निफिकेंस है या इम्प्लीकेशन है वो हमें पूरी तरह से जब पता चलेगा तो ही हम उपचार कर पाएंगे। धातु क्षय का मतलब होता है जो सेल्स हैं, आप यूँ समझ लीजिए कि धातु शब्द जो है आप सेल्स के पर्याय के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। धातु क्षय हो रहा है तो सेल्स की डीजनरेशन हो रही है। डीजनरेशन या धीरे धीरे करके आगे डेथ भी हो सकती है। हालांकि वो धातु नाश होता है लेकिन फिर भी वो क्षय से वहाँ तक जाने वाली एक प्रक्रिया है। तो धातु क्षय से शुरू होके तो डीजनरेटिव चेंजेस होते होते अल्टीमेटली सेल डेथ होती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, धातु क्षय के या सेल डीजनरेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण जो है, अगर किसी कारण से धातुओं को पोषण पूरा नहीं मिले तो धातु क्षय हो जाएगा। अब ये पोषण दो प्रकार से रुक सकता है। व्यक्ति खा नहीं रहा यानी अपोषण या कुपोषण है, मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन हो रही है, तो पूरी तरह से बॉडी में धातु बन नहीं पा रहे हैं, उत्पत्ति नहीं हो रही है और कमज़ोर धातु बनते हैं, उनका डीजनरेशन जल्दी हो जाता है। एक तो ये कारण, या वो एब्जॉर्प्शन पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से नहीं हो रही है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कभी कभी पेरिफेरल यूटिलाइजेशन जो खले कपोत न्याय में आता है कि धातु अपनी आवश्यकता के अनुसार पोषक पदार्थों को ले लेता है, कभी कभी वो नहीं ले पाता है किसी कारण से, तो उसमें भी क्या होगा, धातु क्षय होता है। मान लो मसल्स हैं, उनको अमाइनो एसिड्स चाहिए, अमाइनो एसिड्स खाए तो गए लेकिन अगर मांस धातु ने लिए नहीं तो मसल की डीजनरेशन शुरू हो जाएगी। ये भी एक कारण हो सकता है। या फिर धात्वाग्नियाँ यानी जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, उन एंजाइम्स की अगर किसी कारण से कमज़ोरी आ जाए, कमी आ जाए, डेफिशिएंसी हो जाए तो भी धातु क्षय की स्थिति आती है। तो फ्रेंड्स, और फिर कई बार क्या होता है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये बाहर से भी शरीर के भीतर प्रवेश कर सकते हैं या शरीर के भीतर आम विष के रूप में, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ के रूप में या फ्री रेडिकल्स के रूप में ये बन सकती हैं और जाके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, सेल डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं, धातु क्षय हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो चिकित्सा तो सबसे पहले निदान परिवर्जन होगी, यानी जिस कारण से धातु क्षय हो रहा है उस कारण को सबसे पहले मैनेज करिए। अगर कोई व्यक्ति पूरा पोषक आहार नहीं ले रहा है और उसको पोषक आहार दीजिए, हो सकता है बाकी वो सारे कुछ ले रहा हो लेकिन एक पर्टिकुलर कोई जो तत्व है वो नहीं ले रहा। मान लीजिए कोई महिला है, उसके भोजन में आयरन की कमी है तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, यानी वहाँ पे रक्त धातु का क्षय हो रहा है, धातु क्षय क्षीणता हो रही है। तो ऐसे में केवल मात्र आपने क्या किया, आपने रक्त बनाने के लिए लौह की मात्रा भोजन में बढ़ा दी और पूरी तरह से रक्त का निर्माण शुरू हो गया। या किसी महिला के या पुरुष के शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है यानी अस्थि धातु क्षय हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो आप कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की इनटेक कम हो रही है या फिर विटामिन डी की कमी है, तो इन दोनों कारणों से अगर हो रहा है, कैल्शियम इनटेक की कमी है तो कैल्शियम पूरा नहीं ले रहे तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन करिए। या फिर अगर विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी दीजिए धूप में आधा घंटा हफ्ते में 3-4 बार, जब सूर्य सिर के ऊपर हो तो पेशेंट को एक्सपोज करिए, या उसके लिए विटामिन डी ही देना पड़ेगा और लिवर के लिए स्टिमुलेंट कुछ चीज़ें दे सकते हैं। तो ये इन सब के आधार पे आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी कर सकते हैं। मेरा कहना है कि धातु क्षय का जो कारण है, अगर मान लीजिए टॉक्सिन्स बॉडी में प्रवेश कर रहे हैं तो उन टॉक्सिन्स को, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं,
न्यूरो डिजनरेटिव डिजीजेस जो हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और जाके नर्व्स को या न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं। तो ऐसे में उस वातावरण को छोड़ देना या दूर चले जाना, एक्सपोजर जो है वो कम कर देना, ये एक बड़ा तरीका होता है निदान परिवर्जन का। तो सबसे पहले धातु क्षय की चिकित्सा में आपको निदान परिवर्जन करना पड़ेगा। एक चीज़ का निदान परिवर्जन आप नहीं कर सकते और वो है काल, समय, एज। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ने के साथ भी धातु क्षीणता होती है। वो धातु क्षीणता को आप रोक नहीं सकते। रोकने का एक ही तरीका रहता है कि आप रसायन औषधियों का उपयोग करें, रिजुविनेटिव मेडिसिन का। तो कुछ हद तक रुकेगा तो नहीं, लेकिन उसे आप स्लो डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि धातु क्षय या टिश्यू डिजनरेशन, सेल डिजनरेशन आज के युग में एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। अलग अलग ग्रुप्स हैं डिजीज़ के। जब ब्रेन के सेल्स डिजनरेट होते हैं तो डिमेंशिया होता है, सेनाइल डिमेंशिया, अल्जाइमर्स हो जाता है। जब हार्ट के सेल्स कहीं डिजनरेट होते हैं, मान लो साइनोएट्रियल नोड में हो गए, या तो क्या होगा, तो उसकी हार्ट रेट में कमी आ जाएगी, या उसके जो कंडक्शन सिस्टम है उसमें डैमेज हो जाएगा, डिजनरेशन हो जाएगा, तो हार्ट ब्लॉक की स्थिति आ जाती है। इसी तरह से आज डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई, यानी जॉइंट्स में डीजनरेशन होती है। जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, उस कार्टिलेज के अंदर जो कॉन्ड्रोब्लास्ट्स हैं वो उतनी जितनी कार्टिलेज उनको बनानी चाहिए उतना कार्टिलेज नहीं बना सकते। जो डीजनरेटिव चेंजेस आ रही हैं, यानी टूटने का प्रोसेस ज़्यादा हो गया, बनने का प्रोसेस कम हो गया। ऐसे में जो ऑब्वियसली जो आर्टिकुलर जो डीजनरेशन हो जाएगी कार्टिलेज की, और उसमें पेशेंट को प्रॉब्लम आने वाली है। इसी ग्रुप को बोलते हैं डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़, जो ऑस्टियोआर्थरोसिस ही है। तो ये ऑस्टियोआर्थरोसिस वेट बेयरिंग जॉइंट्स में भी हो सकती है, ये वर्टिब्रल कॉलम में भी हो सकती है, ये मैंडिबल्स में भी हो सकती है। बहुत सारे जॉइंट्स हैं जहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आते हैं। ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में कार्टिलेज को बनाने के लिए कुछ औषधियों का इस्तेमाल करेंगे। और कार्टिलेज को बनाने के लिए कौन सी औषधियां हैं? मुख्य तौर पे 2-3 औषधियां जो बहुत अच्छा काम करती हैं। नंबर 1 पे इसमें फिर से अश्वगंधा ही आता है, और नंबर 2 पे इसमें शिलाजतु है। इन दो का कॉम्बिनेशन अगर आप लंबे समय तक कराते हैं तो पेशेंट को एंटी डीजनरेटिव चेंजेस, रिजुविनेटिव चेंजेस आने लगते हैं। डीजनरेटिव कोई भी बॉडी में कहीं भी डीजनरेटिव हो रहे चेंजेस आ रही होंगी, तो जब आप ये देते हैं अश्वगंधा और उसके साथ शिलाजतु, तो रीजनरेशन होने लगती है। कुछ चाहे थोड़ी हो ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप उसके साथ यशद मिला देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाता है। तो हमने क्या किया, डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ या ऑस्टियोआर्थरोसिस के लिए हमने अश्वगंधा के साथ शिलाजतु, यशद और उसके साथ दुग्धिका ये मिलाए, और ये मिला के हमने मंडूकपर्णी मिलाई और एक कार्टोजन टैबलेट बनाई, जो बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ऑस्टियोआर्थरोसिस में। और दूसरी तरफ अगर बोन की डीजनरेशन होती है तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास एक ऑसी टैबलेट है, जिसमें मुक्ता शुक्ति के साथ आम्लकी है, अभ्रक और यशद है, जो कैल्शियम यूटिलाइजेशन को बढ़ाते हैं। इसके बाद एक और ग्रुप है औषधियों का जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और उसमें जो मुख्य औषधि है वो अस्थि श्रृंखला है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाती है। उसके साथ मंडूकपर्णी और अर्जुन हैं, ये भी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो इसे हम ऑस्टियोपोरोसिस में देते हैं, जहाँ अस्थि क्षय होता है या अस्थि सुशीर्यता होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे ब्रेन की डीजनरेशन की बात करें तो उसमें मेधे रसायनों के साथ साथ आपको अश्वगंधा शिलाजतु वाला योग देना पड़ेगा। और हमने अश्वगंधा, एक और औषधि है जो बहुत अच्छी एंटी डीजनरेटिव है, वो है कौच। तो हमने अश्वगंधा के साथ कौच को मिलाया और फिर यशद मिलाई, शिलाजतु मिलाई। एक हाइग्रो टैबलेट है जो सिनाइल डिमेंशिया या अल्जाइमर्स में एक सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में आप दे सकते हैं। इसी प्रकार से जो डीजनरेटिव चेंजेस अगर आइज़ में होती हैं तो ऑब्वियसली जब रेटिनल डीजनरेशन होती है उसमें भी आप शिलाजतु, यशद और आम्लकी यानी विटामिन सी, अभ्रक, ये सारी औषधियाँ इनसे बनी हुई हमारी एक मिनोविट टैबलेट है, वो दे सकते हैं। इसी तरह से अगर न्यूराइटिस या न्यूरोपैथीज होती हैं,
डीजनरेशन का एक कारण जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे डायबिटीज़ आती है। तो ऐसे में आप रसायन औषधियाँ अश्वगंधा कपिकच्चू यानी हाइग्रो वाला योग दे के उसके साथ साथ आप ज्योतिषमती दे सकते हैं, वचा और गंडीर दे सकते हैं। ये नर्व टॉनिक्स हैं यानी नाड़ी बल्ले औषधियाँ हैं। ये भी पेशेंट को जो न्यूरोपैथीज हैं उसमें फ़ायदा दे सकती हैं। इसी तरह से अगर हार्ट में डीजनरेशन होती है, हार्ट में डीजनरेशन कैसे होगी? लंबे समय तक जब पेशेंट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में, तो हार्ट मसल में एक डीजनरेटिव चेंजेस आती है, मसल वीक होने लगता है, कई बार उससे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, हार्ट फेलियर होता है। तो ऐसे में आप ऐसी औषधियाँ दीजिए जिससे ब्लड सप्लाई बढ़े। कोरोनरी वैसोडायलेटर मेडिसिन जिसमें पुष्कर मूल है, उसकी एक सिंगल ड्रग हमारी टैबलेट आती है, वो दे सकते हैं, या पुष्कर मूल के साथ अर्जुन और मंडूक पर्णी इब्रामी हम देते हैं, कॉरफ्लोज टैबलेट है वो दे सकते हैं। इसके बाद आप अगर एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हो रहा है, डीजनरेटिव चेंजेस आ रही हैं, तो उसके लिए आपको एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक मेडिसिन जिसमें भल्लातक, गुगलू और चित्रक है, रेप्लाक टैबलेट है, आप वो दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आप देखें जैसे कई बार ओलिगोस्पर्मिया होता है, वो भी डीजनरेटिव चेंजेस होती हैं, तो उसमें पुत्रम जीव देते हैं। पुत्रम जीव के साथ कोकिलाक्ष है, शिलाजतु है, त्रिवंग है, ये जो हमारी 40M में मिलती हैं, ये दे सकते हैं। इसी तरह से अगर ओवुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कोई डीजनरेटिव चेंजेस हैं, तो फिर हम पुत्रम जीव के साथ शिलाजतु है, शिलाजतु, शतावरी और त्रिवंग, इनसे बनी हुई 40F टैबलेट देते हैं। फ्रेंड्स, अलग अलग बॉडी टिश्यूज़ में, ऑर्गन सिस्टम्स में अगर डीजनरेशन हो तो हम उनके लिए अलग अलग ग्रुप्स ऑफ डिजीजेज हैं, ड्रग्स हैं, वो उनको युक्तिपूर्वक अगर देते हैं तो पेशेंट की लाइफ को काफ़ी हद तक हम अच्छा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वह भविष्य में ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।